नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके सामने उपस्थित जेपी सर, ग्रोटिस जेपी सर चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि से संबंधित दूसरा जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज आपको हल कराएंगे। पहला हमने पढ़ा था वो था मनोविज्ञान से संबंधित कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके बारे में पढ़ा। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान। तो कल मैंने जो पढ़ा था 16वीं सदी से पूर्व, तो 16वीं सदी से पूर्व इस शिक्षा मनोविज्ञान का जो चलन है वो किस शास्त्र के द्वारा किया जाता था। तो उस टाइम में आपके एक विषय था जिसका नाम था दर्शन शास्त्र। और इस दर्शन शास्त्र से ही आपके 16वीं सदी की शुरुआत में 16वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ, आपके मनोदर्शन निकला, मनोदर्शन। और इस मनोदर्शन से ही आपके क्या निकली, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 16वीं सदी से पूर्व दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट था और दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट को आपके यूनान, किसमें, यूनान देश था। और इस यूनान देश में आपके दर्शन शास्त्र चलता था। और उसी दर्शन शास्त्र से 16वीं सदी की शुरुआत में मनोदर्शन निकला और इसी मनोदर्शन से आपके क्या निकला, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी सब्जेक्ट की उत्पत्ति हुई। और ये यूनान देश से संबंधित है। मैंने 5 व्यक्ति आपको बताए थे जो यूनान देश से संबंधित है जिन्होंने इसी मनोविज्ञान के बारे में अपनी बातें रखी। तो सबसे पहले जो व्यक्ति था उनका नाम था सुकरात। सुकरात। और सुकरात का जो शिष्य था उनका नाम था प्लेटो। और इन प्लेटो के शिष्य का नाम था अरस्तु। और इस अरस्तु के शिष्य का नाम था डेकार्ते। और इनके एक और व्यक्ति आया था जिनका नाम था रुडोल्फ गोइकले। ये 1590 में आता है। और आपके यहां आकर के देखो सुकरात आता है। और सुकरात यूनान में, इसको पागल इनके पत्नी ने ज्यादा किसको मार दिया। फिर इनके शिष्य प्लेटो आता है, फिर अरस्तु आता है। और अरस्तु को आपको क्या कहते हैं, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक। तो प्राचीन मनोविज्ञान का जो जनक है वो आपको याद रखना है, अरस्तु हैं। फिर डेकार्ते ने जो आपके मनोविज्ञान को 2 भागों में, साइकी धन लोगस के 2 भागों में डिवाइड किया था। तो उनका जो है वो साइकी और लोगस है, वो सुकरात और प्लेटो और अरस्तु ने लोगस, ये तो साइकी और लोगस को फिर आपके रुडोल्फ गोइकले ने क्या कर दिया, इसको साथ में मिलाया। और फिर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया। और इस साइकोलॉजिया शब्द में इन्होंने इन दोनों को जोड़ करके साइकोलॉजी बनाई। क्या बनाई, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी शब्द किस में आया है, तो साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार जो प्रयोग किया था रुडोल्फ गोइकले ने किया था। यानी ये है 1590 में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, तो उनका नाम है रुडोल्फ गोइकले। तो ये मैंने आपको समझाया था। कुछ बातें बाकी रही थी, वो उसके बाद में हम शिक्षा से संबंधित चलेंगे टॉपिक पे। तो 16वीं सदी के बाद में आती है आपके 17वीं सदी। कौन सी सदी, 17वीं सदी। यानी 16वीं आ गई तो उसके बाद में 17वीं सदी। और 17वीं सदी में ये जो मनोविज्ञान है, 16वीं सदी में ये मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, क्योंकि इस साइकी का अर्थ बताया था आत्मा, तो आत्मा का विज्ञान तो कब था, 16वीं सदी में। तो फिर 17वीं सदी में आपके ये आत्मा का विज्ञान मन का विज्ञान बन गया, यानी मनोदर्शन। तो मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद में 18वीं सदी है वो बंजर काल की बंजर, यानी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी यहां भी मन का ही विज्ञान चला। उसके बाद में 19वीं सदी आती है और 19वीं सदी में आपके जो मनोविज्ञान हैं वो आपके
चेतना का विज्ञान हो गया। किसका विज्ञान हो गया? चेतना का विज्ञान हो गया। और उसके बाद में 20वीं सदी और 21वीं सदी जो वर्तमान चल रही है, और इस वर्तमान में 20वीं और 21वीं सदी में आपका जो वर्तमान तक अभी तक जो चल रहा है वो है व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान। तो आपको ये याद रखना है 16वीं सदी के अंदर आपके जो मनोविज्ञान था वो आत्मा का विज्ञान कहलाता था। 17वीं सदी में आपके मन मस्तिष्क का विज्ञान कहलाया। फिर 18वीं सदी जो है चेन निकली, यानी मन का ही विज्ञान रहा। उसके बाद 19वीं सदी आई, इसलिए इसको बंजर काल कहा जाता है। यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बंजर जो काल है वो आपके 18वीं सदी को कहा जाता है। और 19वीं सदी में आपके चेतना का विज्ञान आया, और उसके बाद 20वीं सदी में आपके व्यवहार का विज्ञान बना, जो वर्तमान में अभी भी चल रहा है। वो कौन सा चल रहा है? तो व्यवहार। यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, तो आपको ये याद रखना है। अब हम चलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। किससे चलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में अपन समझेंगे। तो शिक्षा यानी एजुकेशन। तो हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे। तो शिक्षा जो है इसको अपन कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन, ठीक है। तो अभी ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा की उत्पत्ति, यानी किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो इनके जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा किसे कहते हैं? शिक्षा किसे कहते हैं? तो वैसे हम उत्तर दें तो जिस व्यक्ति के पास में अगर शिक्षा है तो वो मानवता के द्वारा अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करके लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर के तहत पेश आता है। जबकि शिक्षा अगर नहीं है तो फिर वो एक जानवर के समान मनुष्य होता है। तो उसमें फेर करने का जो कार्य है ये वो आपके शिक्षा द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा है वो व्यवहार में शुद्धिकरण का कार्य करती है। शिक्षा है वो आपके व्यवहार में, क्योंकि भी व्यवहार चल रहा है, व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार में शिक्षा है जो व्यवहार में शुद्धिकरण का कार्य करती हैं। ये आपको याद रखना है। बाकी इसको बोलने में थोड़ा तुमको लग रहा है, थोड़ा अटपट लग रहा है कि शुद्ध शिक्षा है वो आपके व्यवहार में आपके शुद्धिकरण कैसे करेगी, यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन ला करके आपको शिक्षा ही आपके, जैसे आपका मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? तो सिर्फ शिक्षा का फर्क है। यानी शिक्षा का फर्क होने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि के अनुसार किसके साथ में कैसे पेश आना है, अपने व्यवहार में, अपने फिजिकल में, अपने मेंटल में कैसे परिवर्तन करना है, तो आपके व्यवहार के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षा वह बड़ी है, यानी आपके जो मानव जो व्यवहार हैं, यानी जो जानवर जैसे कार्य करते हैं उनमें बुद्धि नहीं होती है, जबकि मनुष्य में बुद्धि होती है। तो शिक्षा के द्वारा मनुष्य बनता है, यानी मनुष्य अपने व्यवहार में परिवर्तन ला करके, यानी ये लगातार क्रिया चलने वाली होती है। व्यवहार में परिवर्तन लगातार होते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो पहले कैसे चल रहा है, पहले कैसे बोलता है, तुतला के बोलता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। जैसे शिक्षा उसके अंदर आती है फिर उसको समझ में आता है ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, तो ये सब कुछ, ये मेरे गुरु हैं। तो ऐसे करके शिक्षा का क्या हुआ है, अभी जो वर्तमान जो रूप है वो आपके व्यवहार हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन ला करके शिक्षा द्वारा क्या होता है, मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जिससे वो जानवर से बाहर आकर के आपके क्या बन जाता है, आपके मनुष्य बन जाता है। तो ये शिक्षा की बात है। शिक्षा को प्राचीन काल, यानी पहले शिक्षा कैसे चलती थी, तो प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन समय में शिक्षा है वो कहां दी जाती थी? तो प्राचीन समय में देखो, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, तो प्राचीन समय में जैसे आपके वैदिक काल को देखें तो प्राचीन समय में गुरुकुल बने होते थे और गुरु के द्वारा शिक्षा मिलती थी। किसके द्वारा शिक्षा मिलती थी? अपने गुरुकुल बने होते थे और गुरुकुल के द्वारा शिक्षा देते थे। और शिक्षा जो देते थे तो वो हमारे को किस भाषा में देते थे? तो अपन को सबको मालूम है, भाषाओं की जो जननी है उसको हम संस्कृत भाषा कहते हैं। तो भारत के अंदर संस्कृत भाषा का भी प्राचीन काल में बहुत ही बड़ा महत्व था और संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में, यानी गुरु के पास जाकर के आप शिक्षा अर्जित करते थे। यानी आपके 4 प्रकार के आश्रम बनाए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, गृहस्थ आश्रम होता था, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता था, और जो चौथा आपके अंतिम है वो संन्यास आश्रम होता था। ऐसे करके इनको बांटा था। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वो आपका शिक्षा से संबंधित था। तो उस समय कौन सी शिक्षा, मतलब जो कौन सी भाषा चलती थी? तो आपको ये याद रखना है, शिक्षा में भाषा, यानी भाषा थी वो आपकी संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक, क्योंकि अपन पहले ये क्वेश्चन यहाँ से आते थे, अभी आए नहीं आए, बाकी आ जाए
कोई कह नहीं सकते हैं। आरपीएससी द्वारा या दिनेश बोर्ड द्वारा अगर एग्जाम करवाया जाए मास्टर भर्ती का, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पहले पुट होते थे, इसलिए अपन को याद तो करना पड़ेगा। तो शिक्षा किस भाषा से निकली है, तो आपकी संस्कृत भाषा में इसका क्या अर्थ बताया गया था। तो संस्कृत भाषा में इस जो शिक्षा है, इनका जो अर्थ है वो आपके क्या बताया गया था। तो शिक्षा का अर्थ बताया, शिक्ष धातु बताया था। क्या बताया था, शिक्ष धातु। ये शिक्ष क्या है, एक धातु है, यानी इनके उत्पत्ति के अंदर मूल शब्दों में गिना जाता था। इन्हीं से इनकी उत्पत्ति क्या है, उत्पत्ति, ये उत्पत्ति है वो आपके शिक्ष धातु से होती है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो अपन इनका जो अर्थ निकालते हैं तो उसमें सीखना और सिखाना होता है, सीखना या फिर सिखाना। क्यों, क्योंकि अपन को तो जैसे आरपीएससी में दिया गया सिलेबस, उस सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। तो शिक्षा का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द है, और इस संस्कृत भाषा में कौन से शब्द से बना है शिक्षा, तो अपने शिक्ष धातु से बना है, यानी इसका मूल शब्द है। ये क्या है, मूल आपके शब्द हैं, मूल शब्द में है शिक्ष धातु है, और शिक्ष धातु का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और उसी तरह से हम शिक्षा को अंग्रेजी शब्द में क्या कहेंगे, एजुकेशन। तो मैं यहाँ लिखा हुआ है, आगे यहाँ लिख देता हूं, एजुकेशन। अब अपन को एजुकेशन ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, ठीक। तो अभी ये एजुकेशन शब्द हैं, ये आपके अपन को पढ़ना है। इनकी जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई है, इनकी जो उत्पत्ति है वो किस भाषा में हुई है, इनकी जो उत्पत्ति है, इनके जो उत्पत्ति है वो किस शब्द के द्वारा हुई है। तो इनकी जो उत्पत्ति है वो आपके भाषा है, वो आपके लैटिन भाषा है। क्योंकि हमको दो भाषा लगातार याद रखनी है, एक तो आपके ग्रीक भाषा जो सबसे बड़ी बहन है, और एक है आपके लैटिन भाषा जो आपके इटली से संबंधित है। यानी पहले ग्रीक भाषा है, यूनान देश है, वो दोनों है जो भाषा है यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, क्योंकि दोनों के यूनान देश से संबंधित है। तो एक तो है यूनान देश से आपके वो ग्रीक भाषा है, और एक है लैटिन भाषा वो आपके है इटली से। तो ये जो एजुकेशन शब्द है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किसका भाषा का, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। जैसे ये एजुकेशन शब्द है वो आपके लैटिन भाषा का शब्द है। ये जो यूनान देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है, यूनान, इसलिए यूनानी भाषा भी कहते हैं। तो ये यूनान देश से संबंधित है। और इन्होंने अपन को पढ़ा था सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, डेकार्त और आपके रुडोल्फ गोइकले, इनके द्वारा अपन ने मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक पढ़ा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है। ये जो लैटिन भाषा है, इन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है आपकी एजुकेशन, तो एडुकेटम, एडुकेटम। ये जो एडुकेटम शब्द है, लिख देता हूं मैं हिंदी में, एडुकेटम, याद रखना है। क्या कहा, देखो वापिस समझते हैं। एजुकेशन शब्द है वो किस भाषा से संबंधित है, यहां से क्वेश्चन अगर पड़ता है, अगर उत्पत्ति मानी जाए तो लैटिन भाषा का ये शब्द है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किस अर्थ में इनको लिया गया, तो आपके एडुकेटम से लिया गया। किससे लिया गया, एडुकेटम। इन लैटिन भाषा में इनका जो अर्थ है वो एडुकेटम से लिया गया। और इस एडुकेटम का अर्थ क्या है वो अपन को समझना है। तो इस एडुकेटम का अर्थ है प्रशिक्षण, 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 प्रशिक्षण प्राप्त करना। जैसे आपने बीएड की होगी, ऐसे इस तरह से अपन को एक प्रशिक्षण लेकर के 9 महीने का, यानी अपन ने कोर्स किया है 12 महीने का एजुकेशन में प्रशिक्षण, यानी आप इस शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको मास्टर बनना है, अध्यापक बनना है, तो उसके लिए आपकी जो ट्रेनिंग होती है, आपने बीएड की है, वो आपके क्या दिया, वहां से आपको प्रशिक्षण मिल करके आपको तैयार करके भेजा है कि आप एक अध्यापक बनोगे आने वाले समय में। और अपन हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि अपन को ये साइकोलॉजी में आपके ग्रेड सेकंड में 20 क्वेश्चन पुट होंगे। साइकोलॉजी से 8 अध्याय हैं, और उनमें से हमारा पहला अध्याय है शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक, और आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा से संबंधित कि शिक्षा की उत्पत्ति कहां से हुई है। संस्कृत भाषा शिक्षा है, उस टाइम में संस्कृत भाषा चलती थी। और प्राचीन काल में आपके जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें अपन शिक्षा जो प्राप्त करते थे, तो आपके संस्कृत भाषा में अपन को शिक्षा मिलती थी। गुरुकुल में जाकर के शिक्षा देते थे। और उनका जो किस शब्द से बनी हुई है शिक्षा, तो
तो आपके शिक्ष धातु से उत्पत्ति हुई है। और इस शिक्ष धातु से के अर्थ क्या है, तो इनका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। ऐसी के तरह अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द है, इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, आपको लैटिन भाषा याद रखना है। और इस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से हुए, एडुकेटम शब्द से हुई है। कौन से शब्द से, एडुकेटम शब्द से हुई है। और इस एडुकेटम शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है प्रशिक्षण। फिर क्या हुआ, ये जो कार्य करने वाले जो हैं, अभी ये यूनान नहीं है, अब आपको याद रखना है अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, कहाँ के, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक द्वारा इस एजुकेशन शब्द को लैटिन भाषा में क्या कहा, एडुकेटम। और इस एडुकेटम का अर्थ होता है प्रशिक्षण। और उसके बाद में कहा कि इसके जो प्रशिक्षण है, एडुकेटम है, ये किन शब्दों से लिया गया, तो इन्होंने दो शब्दों से लिया था। तो आप उनको याद रखना है कि रुको, ये आपको याद रखना है किस शब्द से लिया गया है, तो दो शब्दों से मिला करके क्या बना है, आपका एडुकेटम बना है, जिसका अर्थ है प्रशिक्षण। अब हमारा ये आ गया, ई का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना अंदर, अंदर। और ये दुखों का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। क्या अंदर से बाहर की ओर क्या है, देखो अंदर से बाहर की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, ई डिको का मतलब हो गया अंदर से बाहर की ओर, यानी ई का मतलब अंदर से और डिको का मतलब बाहर की ओर। यानी अंदर से हमारे ये जो बालक, कोई भी छात्र हैं, हम जो पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर में जो ज्ञान पड़ा है, उस ज्ञान को बाहर निकालना ही आपके व्यवहार में परिवर्तन कहलाएगा। यानी अंदर से बाहर निकाला। इन दो शब्दों, कितने शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर के एडुकेटम शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसका अर्थ क्या बताया, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। और जैसे ये आया तो बोला कि ये अंदर से बाहर की ओर, तो इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा, तो उसके बाद में ये जब दोनों मिल जाते हैं, तो इन्होंने कहा कि इसको क्या कहते हैं, एडुकेयर। एडुकेयर। इन्होंने कहा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई शिक्षा और इनमें परिवर्तन आता गया, इन्होंने कहा कि ये दो शब्द हैं, ई दिखो यानी अंदर से बाहर निकालना, यानी जो बालक के अंदर जो ज्ञान पड़ा है, उस ज्ञान को बाहर निकालना, ये हमारा शिक्षक का कार्य होगा। और इसीलिए ये जो साइकोलॉजी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने इस एजुकेशन शब्द को एडुकेटम शब्द से लिया, जिसका अर्थ होता है प्रशिक्षण। यानी किसी को भी प्रशिक्षण देकर के उस बालक के अंदर से जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, बालक के अंदर पहले से ज्ञान होता है, और उस ज्ञान को बाहर निकालने की क्रिया वो दो शब्दों के द्वारा की जाती है, ई धन दिको, यानी ई का मतलब अंदर से, दुको का मतलब बाहर से। तो फिर इन्होंने कहा इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो एक शब्द निकलता है जिनका नाम है एडुकेयर। अब इस एडुकेयर के भी अर्थ होते हैं, तो आप सभी ने सुना, ये लास्ट में लिखा केयर। अब अपने देखो, अपने घर में कोई अगर बच्चा है तो उनकी केयर कौन करेगा, केयर कौन करेगा। केयर करने का मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हो, बेशक आपको बता सकते हैं। इसके तीन अर्थ निकले, कितने अर्थ निकले, तीन अर्थ निकले इस एडुकेयर का। और इस एडुकेयर के तीन अर्थों में कौन कौन से हैं, यानी केयर करना यानी आपके पालन पोषण करना। तो पहला अर्थ निकलेगा पालन पोषण करना, पालन पोषण करना, देखभाल करना, नंबर एक। नंबर दूसरा है देखभाल करना, देखभाल करना। और नंबर जो तीन है देख रेख करना, देख रेख करना। आपको समझ में आया होगा, एडुकेयर यानी केयर से आप समझ सकते हो कि इनके तीन अर्थ बताए। पहला अर्थ बताया पालन पोषण करना, दूसरा अर्थ बताया मनोवैज्ञानिकों ने देखभाल करना, और तीसरा अर्थ बताया इन्होंने देख रेख करता, देख रेख करना। अभी क्या बच्चे की देखरेख कौन करता है, माता पिता करते हैं। तो इसी प्रकार अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि एजुकेशन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, और इस लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया है, एडुकेटम शब्द से लिया है। एडुकेटम का क्या अर्थ होता है, प्रशिक्षण होता है। फिर इन्होंने कहा ये एडुकेटम है, ये किन शब्दों से बना है, तो इन्होंने कहा दो शब्दों से मिलकर के एडुकेटम शब्द का निर्माण हुआ। ई दम दिको, ये का अर्थ होता है अंदर से, यानी अंदर से
और डुको का मतलब बाहर की ओर, यानी जो बालक के अंदर जो ज्ञान अंदर पड़ा है उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो इन दो शब्दों से मिलकर के होगी। और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो जिनको कहेंगे एडुकेयर, यानी आपके जो अंदर से बाहर अगर ज्ञान आएगा वो कब आएगा, जब आप पालन पोषण करोगे, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण होगा, देखभाल करेंगे अच्छी तरह से, यानी उनको वातावरण देंगे, तब वो बच्चा है वो एडुकेयर बन जाएगा, यानी एडुकेयर फिर हो जाएगा। जबकि वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में कौन सा ऐसा शब्द है जो सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाता है इनमें, तो एक वर्तमान में शब्द आया है जिनका नाम है एडुकेयर। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने एक और शब्द का और इसको कहा वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ शब्द, वर्तमान में एजुकेशन का, एजुकेशन का सर्वश्रेष्ठ शब्द, सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा है, तो वो आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बताया एजुशियर। क्या बताया? एजुशियर, एडुशियर। ये आपको याद रखना है, वर्तमान में कौन सा शब्द जो प्रचलित है वो क्या है? एजुशियर। और इन्होंने कहा कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि जब एडुकेयर था तो अभी ये जो एजुशियर आया है तो इस एडुशियर को क्या कहेंगे, इनका क्या अर्थ है, क्योंकि जिस प्रकार इस द्वीपों का अर्थ था उसी प्रकार इस एडुशियर का अर्थ होगा, यानी अंदर से बाहर निकलना। तो यानी एडुशियर का अर्थ हो गया बाहर की ओर, बाहर निकालना, निकालना। ये आपको याद रखना है। क्या बताया? बाहर निकालना, एडुशियर, जो वर्तमान में एजुकेशन का सर्वश्रेष्ठ शब्द है। ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है तो आपको याद रखना है। सर्वप्रथम एजुकेशन जो अमेरिका मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इनकी उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है, इनके कौन से शब्द से हुई? एडुकेशन शब्द से हुई है। एडुकेशन शब्द का अर्थ क्या है? प्रशिक्षण करना, प्रशिक्षण देना। और उसके बाद बोला कि ये जो एजुकेशन है ये किन दो शब्दों से बने हैं, तो बोला दो शब्दों से, ई धन डिको से बना। ई का अर्थ होता है अंदर से और डिको का अर्थ होता है बाहर की ओर। तो यानी बालक के अंदर जो अंदर शिक्षा पड़ी है उनको बाहर की ओर ले जाना। फिर इन्होंने बोला ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो इन्होंने एक शब्द नया शब्द आया जिसको कहते हैं एडुकेयर। और इस एडुकेयर का क्या अर्थ है, तो एडुकेयर का तीन अर्थ इन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने बताया। पहला है पालन पोषण करना, दूसरा है देखभाल करना और तीसरा है देखरेख करना। फिर इन्होंने कहा कि वर्तमान में शिक्षा पद्धति है वो बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो बोला कि अभी जो ये एडुकेयर है उसके बाद में वर्तमान में इस एजुकेशन शब्द का सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा है, तो फिर इनके बाद में ये जो शब्द निकला जिनका नाम है एडुशियर। और इस एडुशियर का अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार डिको का अर्थ है यानी बाहर की ओर निकालना, तो यानी बाहर निकालना इसका अर्थ है। तो वर्तमान के अंदर देखो, वर्तमान में एजुकेशन का सर्वश्रेष्ठ शब्द कौन सा है, तो आपको कभी गलती नहीं करना है, एडुकेयर नहीं लिखना है, आपको एडुशियर लिखना है, क्योंकि वर्तमान में बालक के अंदर जो ज्ञान भरा पड़ा हुआ है उनको बाहर निकालने की जो क्रिया है वो एडुशियर के द्वारा की जाती है। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। फिर हम समझेंगे कि जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो किस प्रकार की शिक्षा थी, यानी शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो अपन हम पढ़ेंगे शिक्षा का स्वरूप। क्या पढ़ेंगे? शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा का स्वरूप। अब अगर शिक्षा का स्वरूप की बात करते हैं तो शिक्षा का स्वरूप कैसे हम पढ़ेंगे, तो शिक्षा का स्वरूप अगर हमको पढ़ना है, स्वरूप का मतलब अगर किसी भी मतलब शब्द की जो उत्पत्ति हुई है इनके रूप में, यानी किस किस काल के दौरान हुई, रूप के, इनको समझने के लिए अपन को काल पढ़ने पड़ेंगे। और हमारे पास काल तीन प्रकार के होते हैं, यानी आपके सबसे पहले आपके भूतकाल होता है, भूतकाल के बाद में आपके वर्तमान काल होता है, वर्तमान काल के बाद में आपके भविष्य काल होता है, भविष्य काल होता है। इस भविष्य काल से कोई लेना देना नहीं है, अपन को इन दो कालों में जीवन व्यतीत करना है, क्योंकि वर्तमान और भूत जो है उनके द्वारा, इन वर्तमान के द्वारा ही भविष्य का निर्माण होता है। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और आपके इनको सीखना है। जबकि यहाँ पे क्या कहा है, आपके सबसे पहले क्या कहा है, प्रेजेंट टेंस, आपको इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में पास्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर टेंस। तो यानी वर्तमान काल को
अपन उन्होंने जो बताने की जो तरीका है वो अपन को गलत सिखाया है। अंग्रेजी में तो ये कहते हैं, पहले कहते हैं प्रेजेंट टेंस, उसके बाद में आपके पास्ट टेंस, उसके बाद में फ्यूचर टेंस। तो आपको भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन काल के बारे में, यानी शिक्षा का जो स्वरूप है वो किस काल के दौरान कैसा था, तो हम कहेंगे प्राचीन काल में, यानी भूतकाल। तो पहले कहेंगे प्राचीन काल। कौन सा? प्राचीन काल। आप अगर चाहे तो इसको भूतकाल भी लिख सकते हैं, भूतकाल। अब ये जो प्राचीन काल और भूतकाल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान जो प्राचीन काल है, उस दौरान भूतकाल है, उस दौरान में जो आपके जो शिक्षा है वो कहाँ दी जाती थी, तो आपकी गुरुकुल में दी जाती थी। कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी। और गुरुकुल में शिक्षा जो देते थे तब इसकी प्रक्रिया कैसी थी, तो आपको उस टाइम में जैसे गुरु को जब शिक्षा देता था तो उस प्राचीन काल के अंदर गुरु और शिक्षक दो व्यक्ति होते थे, यानी दो मुखी प्रक्रिया थी। कौन सी मुखी थी? दो मुखी प्रक्रिया थी। गुरु और शिष्य, गुरु के पास जाकर के शिष्य है वो शिक्षा अर्जित करता था। इसलिए इस प्राचीन काल में जो शिक्षा की जो प्रक्रिया थी वो आपके कितने प्रकार की थी, तो द्विमुखी प्रक्रिया थी। द्विमुखी प्रक्रिया यानी प्रोसेस कैसा था, पढ़ाने का जो प्रोसेस था वो द्विमुखी था। और दो कौन कौन के थे? एक तो आपके था शिक्षक, क्या था? शिक्षक। और दूसरा आपके कौन था? आपके विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी छात्र। ठीक, तो ये शिक्षक और आपके विद्यार्थी। तो उस दौरान जो शिक्षा मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि जो प्राचीन काल में द्विमुखी प्रक्रिया थी, शिक्षा देने का जो तात्पर्य है वो शिक्षक के द्वारा शिष्य को मतलब शिक्षा दी जाती थी, यानी द्विमुखी जो प्रक्रिया थी। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि द्विमुखी प्रक्रिया थी उस दौरान, तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है आपको, जॉन एडम्स। जॉन एडम्स के द्वारा आपके द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को कहा। प्राचीन काल में शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया थी, तो आपके द्विमुखी प्रक्रिया थी। उसमें दोनों मुख कौन कौन से थे, यानी एक तो शिक्षक का मुख था और एक आपके विद्यार्थी का मुख था। यानी शिक्षक और विद्यार्थी के आपस में जो ज्ञान जो बंटवारा आदान प्रदान होता था और उसके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाते थे। उस दौरान में कैसा था, आपने और हमने तो पढ़ा नहीं है, बाकी हमने किताबों में अध्ययन किया, तब हमारे को मालूम पड़ा कि उस वेदों के टाइम में जो गुरुकुल में बच्चा जाता था, ब्रह्मचर्य आश्रम का जब पालन किया जाता था, तो उस दौरान शिक्षक है वो कहता था, बोलता था और रटन पद्धति से उस शिष्य को सिखाया जाता था। शिष्य की बात नहीं सुनी जाती थी, वो हमेशा उस शिक्षक की बात मानी जाती थी। यानी इस दौरान जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी, तो यानी किसके प्रति ज्यादा मतलब किसके प्रति मतलब थी प्रक्रिया, ये शिक्षक पढ़ाने की जो तरीका था वो कैसा था, पढ़ाने का जो तरीका था शिक्षक का वो कैसा था, किस प्रकार का था। यानी ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आता था या फिर आपके क्या कहते हैं शिक्षक केंद्रित मतलब जो था। तो उस टाइम में शिष्य की बात को नहीं सुनी जाती थी, जैसे ही गुरु कहता था बच्चे को वैसा ही सीखना पड़ता था, यानी रटन विद्या के द्वारा पढ़ाया जाता था। कौन सी विद्या? रटन विद्या, यानी रटाया जाता था। गुरु है वो बोलता ही जाता था जैसे मैं बोल रहा हूँ और शिष्य सिर्फ सुनता था। आज तो आप सवाल करते हो कि इसके कैसे हैं, क्या हैं, आप पूछते हो। उस दौरान ऐसी कोई सिस्टम नहीं था। उस दौरान सिर्फ शिक्षक कहता था और शिष्य है, विद्यार्थी है, वो सिर्फ सुनने का कार्य करता था। और ऐसे ही वो इस प्रकार की जो शिक्षा पद्धति है वो रटन शिक्षा पद्धति कहते हैं। आज हम समझ शिक्षा के ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चल रहा है मनोविज्ञान, वो व्यवहार का मनोविज्ञान चल रहा है और इसमें अंदर व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। तो परिवर्तन जब आएगा, जब दोनों व्यक्ति अगर क्रियाशील होंगे, तभी वो कार्य सफल गिना जाएगा, तभी वो इंटेलिजेंट बनेगा बच्चा भी और शिक्षक भी होशियार बनेगा। तो दोनों को, तो उस दौरान जो शिक्षा थी वो आपके शिक्षक केंद्रित थी, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित। यानी तो उस दौरान शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। यानी उनमें अपन को क्या है, गुरुजी अपन भी पढ़ते थे तो अपन को क्या करते थे, लात घूमने से मारा जाता था, अपन को मुर्गा बनाया जाता था। आपको भी बनाया होगा, आप सबको याद आ रहा होगा कि उस दौरान शिक्षक कैसे थे। जैसे ह्यूमन राइट्स लागू हुआ, यानी आरटीआई जो लागू हुई, यानी अब तो क्या लागू हुई, आरटीआई लागू हुई। आरटीआई जब लागू हुई 2009 के अंदर, तो 2009 के बाद ये जो शिक्षा है इसमें क्या हुआ
कि जो जो शिक्षक हैं इनके हाथ पैर मुंह कान सब बांध दिए गए, सब बांध दिए गए, और उन्होंने बोला कि बालक जो कहेगा वैसे होना चाहिए, बालक के साथ में कोई भी ऐसी प्रक्रिया न की जाए ताकि बालक का जो मानसिक विकास है उसमें रुकावटें आ जाए, या इनका जो सर्वांगीण विकास है उसमें रुकावट आ जाए। तो वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसको हमने अभी जो वर्तमान जो काल चल रहा है, तो आपके आरटीआई के बाद 2009 राइट टू एजुकेशन जो सिस्टम है, राइट टू इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पे आपके जो आरटीआई जो लागू हुई, उनके बाद में अभी शिक्षा किस प्रकार की है उसको समझेंगे। तो वर्तमान में शिक्षा यानी शिक्षा का स्वरूप कैसा है, स्वरूप। तो वर्तमान में अगर हम शिक्षा के स्वरूप की बात करते हैं तो वर्तमान में आपके इस शिक्षा के स्वरूप में इसको हमने माना है त्रिमुखी, कौन सा, त्रिमुखी प्रक्रिया। वर्तमान में कौन सी प्रक्रिया चल रही है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया चल रही है। उस त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन कौन आएंगे तो ये अपन को समझना पड़ेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं वर्तमान का अलग से पढ़ा दूं। यहां से मैं थोड़ा मिटा देता हूं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपका जो पहला जो टॉपिक है वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि से संबंधित है वो आपके क्लियर हो जाए। तो अपन स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो मैं अभी यहां से मिटा करके आपको ये पढ़ा देता हूं। आपको समझ में आ जाएगा, पहला टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। और वर्तमान में कैसी शिक्षा पद्धति स्वरूप कैसा है, तो वो अपन 2009 के बाद आरटीआई जब लागू हुई, यानी आपके ह्यूमन राइट्स भी लागू हुआ, तो उस अब के बाद में अभी शिक्षा किस प्रकार की है तो अपन समझते हैं शिक्षा के बारे में। चलो, वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप यानी वर्तमान काल की बात करते हैं, तो यानी वर्तमान काल में, वर्तमान काल, इस वर्तमान काल के दौरान अपनी जो शिक्षा है वो आपके त्रिमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। यानी कैसा प्रोसेस है, तीन मुख। अब तीसरा मुख कौन सा है वो हम समझते हैं। दो मुख तो आपको याद है, जॉन एडम्स ने ये कहा था, यानी अभी एडम्स के द्वारा तो दो मुखी प्रक्रिया बताई, जबकि वो भूतकाल की बात कर रहा था। अभी वर्तमान काल की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में शिक्षा पद्धति कैसी है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, अब ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए आपको यहाँ से ये याद रखना जरूरी होगा। तो वर्तमान काल में त्रिमुखी प्रक्रिया है शिक्षा। तो त्रिमुख कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके आएगा शिक्षक, दूसरा आपके आएगा विद्यार्थी, और जो तीसरा है वो आपके इन दोनों को मिले के बीच में आएगा, वो आपके आएगा पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम या फिर समाज में क्यों बोल रहा हूं वो भी समझाऊंगा। समाज में इसलिए बोल रहा हूं कि जैसे आपके शिक्षण विधियां हैं, तो शिक्षण विधियों के दौरान आपको जो तीसरा जो शब्द है वो समाज, क्योंकि शिक्षक, विद्यार्थी और समाज मिलकर के किसी भी चीज का निर्माण करेंगे। और जब अभी हम जो वर्तमान काल में त्रिमुखी प्रक्रिया हम मनोविज्ञान के आधार पर बोले, मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान से संबंधित है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जो वर्तमान प्रक्रिया है वो आपके वर्तमान काल में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीन शब्दों से मिल करके ये त्रिमुखी प्रक्रिया बताई गई है। इसमें क्या होता है, एक होगा, एक तरफ आपका एक मुख होगा शिक्षक का होगा, दूसरा मुख आपके विद्यार्थी का होगा, और तीसरा जो मुख है वो आपके पाठ्यक्रम का होगा। और आपके पाठ्यक्रम कौन सा है, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण सर्वांगीण विकास तब होगा जब हम बालक को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे, स्वतंत्र। तो ऐसी हमारी शिक्षा पद्धति वर्तमान की बात कर रहे हैं कि यानी शिक्षक जो था पहले वो अपनी हक जमाता था, वो उसी की बात चलती थी, बालक को कोई बोलने का अधिकार नहीं था। बालक का काम सिर्फ सुनने का जो आपकी प्रक्रिया होती है, यानी सुनना, बोलना,
यानी लिखना और आपके ये जो प्रक्रिया 4 भागों में जो डिवाइड होती है, तो उसके आधार पे बालक का जो कार्य था वो सिर्फ आपके प्राचीन काल में सिर्फ सुनने से संबंधित था, जबकि वर्तमान में 2009 के बाद जब आरटीआई लागू हुआ, एजुकेशन में जब आरटीआई लागू हुआ, तो क्या हुआ, ये शिक्षक हैं, इन शिक्षक के हाथ, मुंह, कान, नाक, गला सब बांध के रखा सरकार द्वारा। अब वो शिक्षक है वो बच्चे को कुछ भी नहीं कह सकता। अगर वर्तमान में कोई शिक्षक है और अगर वो बालक को शिक्षा दे रहा है विद्यालय के अंदर, सरकारी गवर्नमेंट या चाहे प्राइवेट हो, वहां पे अगर वो विद्या दे रहा है, विद्यार्थी को शिक्षा दे रहा है, तो बालक के बातों को सुनेगा, बालक को कभी फेल नहीं कर सकता है। इस आरटीआई 2009 के बाद 8वीं तक के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको फेल करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, यानी कोई फेल नहीं कर सकता, सबको पास करना है। चाहे वो विद्यार्थी मतलब परीक्षा देने के लिए उस परीक्षा हॉल में नहीं आए, तो उनके बाद में भी शिक्षकों को बोला जाता है, उनको जब भी मौका मिले तब विद्यार्थी को ला करके उसका एग्जाम करवाया जाए। अगर विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में जो लिख रहा है प्रश्न उत्तर में, अगर उसका टेस्ट लिया जा रहा है, परीक्षा ली जा रही है, और अगर विद्यार्थी ने कुछ भी नहीं लिखा है, उसके बावजूद भी यानी आपको शिक्षक के द्वारा उसकी कॉपी को, इन प्रश्नों को, उत्तर को लिखना पड़ता है। ऐसे आपके आरटीआई 2009 के बाद 8वीं तक की शिक्षा पद्धति को बनाया। ये बनाने का कारण है कि बच्चे हैं वो अपने स्कूल के दौर में अगर कोई उनको कठिन कार्य लगता है, बचपना होता है, इनकी आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन खराब होती है, तो वो बच्चा क्या है, स्कूल छोड़ करके भाग न जाए, उसको बच्चों को रोकने के लिए आप क्या किया जाता है, इस बाल केंद्रित शिक्षा की पद्धति को निर्माण करने के लिए, क्योंकि सर्वांगीण विकास करना है, देश का भविष्य की बात है, तो इन बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब इन बच्चों की बातों को सुनी जाए कि बच्चा कैसे हरकत कर रहा है, फिर भी उनको उनके क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि बच्चा है वो क्रिएटिविटी करता है, यानी उनके अंदर बहुत सारी ऐसी मतलब छुपी हुई अपने अंदर जो शिक्षण होता है, स्किल होता है, उस स्किल का प्रयोग कर सके, तो सर्वांगीण विकास तभी होगा जब बालक को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। और बालक को स्वतंत्र कब किया, आरटीआई 2009 के बाद 8वीं तक में कोई भी बच्चे को शिक्षक है वो फेल नहीं कर सकता, किसी भी हाल में उनको फेल नहीं कर सकते। तो अभी जो वर्तमान में जो शिक्षा प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है, तो वो त्रिमुखी प्रक्रिया है। और अभी इस त्रिमुखी प्रक्रिया में कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो यानी बाल केंद्रित हमारी शिक्षा है। कैसी है, बाल केंद्रित। जब द्विमुखी प्रक्रिया थी वो आपके शिक्षक केंद्रित मतलब प्रक्रिया थी, और वर्तमान में शिक्षा है वो कैसी है, तो वो आपके वर्तमान में जो शिक्षा है वो आपके बाल केंद्रित शिक्षा है। कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। बाल केंद्रित शिक्षा लाने का कारण आरटीआई आपके आरटीआई 2009 के तहत क्या आया, एक एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के दौरान कैसी शिक्षा बना दी, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए। किसके लिए बनाई ये, तो लिखना है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वर्तमान में कौन सी शिक्षा पद्धति चल रही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति चल रही है। तो ये जो बाल केंद्रित जो शिक्षा पद्धति है, ये किस मनोवैज्ञानिक ने इसको त्रिमुखी प्रक्रिया बताया, तो उसमें 3 मनोवैज्ञानिक हैं। कितने हैं, 3 मनोवैज्ञानिक हैं। उन तीनों का नाम, 3 मनोवैज्ञानिक, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉन डीवी। जॉन डीवी, जॉन डीवी, आपको यह याद रखना है, जॉन डीवी। ये जो शिक्षा है, जो इसमें 3 जो आपके जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताई है, त्रिमुखी प्रक्रिया बताई। तो एक तो है आपके जॉन डीवी हैं, जो आपका पहला है, उन्होंने कहा कि जो वर्तमान शिक्षा है वो आपकी त्रिमुखी प्रक्रिया है। और दूसरा जो व्यक्ति था जिसका मनोवैज्ञानिक का नाम था रॉय बर्न था, रॉय बर्न, और रॉय बर्न था। और जो तीसरा जो व्यक्ति आया उनका नाम था बलूम, बलूम। ये 3 प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे, एक आपका जॉन डीवी, दूसरा आपके रॉय बर्न, और तीसरा आपके बलूम। इसके द्वारा शिक्षा को कौन सी प्रक्रिया बताई गई, इन तीनों के द्वारा, तो आपके त्रिमुखी प्रक्रिया, त्रिमुखी, त्रिमुखी। तो त्रिमुखी प्रक्रिया बताने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम था, एक का नाम जॉन डीवी,
दूसरा का नाम रॉयबर्न, तीसरा का नाम ब्लूम। तो आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि में आपके शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन के संबंधित, यानी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, इससे संबंधित शिक्षा को जो शब्द हैं, तो मैं वापस एक बार रिवीजन करवा देता हूं। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान के बारे में, यानी 16वीं सदी से पूर्व मनोविज्ञान को सब्जेक्ट नहीं थी, और उस टाइम में कौन सी सब्जेक्ट थी आपको याद रखना। दर्शन शास्त्र अगर पूछा जाए किस देश से संबंधित है, यूनान देश से संबंधित है, किस महाद्वीप से संबंधित था, तो आपके यूरोप महाद्वीप से संबंधित था। किस महाद्वीप से? यूरोप महाद्वीप से संबंधित था। 16वीं सदी के अंदर शुरुआत जब हुई तो इसने साइकी धन लोगस दो भागों में बांटा। उन साइकी का मतलब अर्थ बताया आत्मा। तो उस टाइम में 16वीं सदी के दौरान मनोविज्ञान को कैसा था, तो आत्मा का विज्ञान था। उसके बाद 17वीं सदी आई तो 17वीं सदी में मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान बन गया? मन का विज्ञान, यानी इस दर्शन शास्त्र से मनोदर्शन निकला, यानी मन का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान जो 17वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी है वो भी मन के विज्ञान से संबंधित रही, यानी ये बंजर काल कहलाता है। इनकी 100 वर्ष के दौरान में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 17वीं और 18वीं है वो मन के विज्ञान के नाम से जानी जाती है। फिर 19वीं सदी आती है तो चेतना का विज्ञान कहलाए, और उसके बाद 20वीं और 21वीं सदी में आपके व्यवहार का विज्ञान, और वर्तमान तक अभी तक चल रहा है वो आपके कौन सा चल रहा है? व्यवहार का विज्ञान। और साइकोलॉजी उनको ये कहती है मानव के अंदर व्यवहार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, एक जानवर से एक इंसान बनाया जा सकता है। वो किसके द्वारा बनेगा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। फिर हम आते हैं शिक्षा से संबंधित, तो शिक्षा में हम आएंगे तो आपके संस्कृत भाषा उस टाइम में, प्राचीन काल में संस्कृत भाषा बोली थी, गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। तो उसके अंदर क्या होता था कि संस्कृत भाषा का शब्द था एक शिक्ष धातु शब्द था, और उस शिक्ष धातु का शब्द बताया है। अपन को आरपीएससी और बोर्ड की परीक्षा पास करनी है, उस सिलेबस के अनुसार पढ़ा रहे हैं। और ये शिक्ष धातु है, इनका जो अर्थ है वो आपके क्या बताया गया? सीखना और सिखाना। ये दो शब्द यानी लर्निंग के बारे में, लर्न के बारे में बताया, सीखना और सिखाना। तो ये हो गया संस्कृत के बाद में। उसके बाद में अंग्रेजी शब्द है आपका एजुकेशन, और उस एजुकेशन शब्द है वो आपके अमेरिका के मनोवैज्ञानिक के द्वारा इनका डीएनए किया गया। तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये जो एजुकेशन शब्द है इनकी उत्पत्ति वो लैटिन भाषा शब्द से हुई है। उन लैटिन भाषा शब्द, कौन सा लैटिन भाषा का शब्द था जिसका नाम था एडुकेटम, और इस एडुकेटम का अर्थ क्या होता है? प्रशिक्षण प्राप्त करना। और उसके बाद में बोला कि एडुकेटम जो शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर के बना, तो इन्होंने बताया कि दो शब्दों से मिलकर बना। ई धन डिको, ई का मतलब अंदर से और डिको का मतलब बाहर से, यानी अंदर से बाहर की ओर। यानी बालक के अंदर जो शिक्षा है उनको क्या करना है? पहले से जो मौजूद बालक के अंदर जो शिक्षा है उसको बाहर निकालने का कार्य शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो ये डिको का अर्थ हो गया अंदर से बाहर की ओर। फिर इनके कहा कि किस शब्द दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एडुकेयर बनेगा। और इस एडुकेयर के शब्द हैं उनको तीन अर्थ निकाले गए। एक तो है आपके पालन पोषण करना, उसके बाद में देखभाल करना, और तीसरा है आपके देख रेख करना। उस केयर शब्द है उसमें केयर शब्द लिखा है, वहां से आपको याद रखना है। उस केयर शब्द से तीन अर्थ निकलते हैं, वो आपको मैंने बताया अभी, पालन पोषण करना, देखभाल करना, देखरेख करना। और उसके बाद में कहा कि वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ से एजुकेशन शब्द का अर्थ कौन सा है? तो एडुशियर है, वो एडुशियर है, वो उनका अर्थ होता है जिस प्रकार डिको का अर्थ बाहर निकालना होता है उसी प्रकार इस एडुशियर का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो आई होप आपको ये एजुकेशन शब्द से आपके अभी वर्तमान में कौन सा इंपॉर्टेंट है, सबसे शब्द है, तो एडुशियर, इसको याद रखना है आपको। आई होप आपको आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और शेयर करने के बाद में, सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक भी करें, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिलेगा, ताकि मैं आपको साइकोलॉजी है वो आपके लगभग 60-70 घंटों में सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस 8 अध्यायों में दिया गया है उनको समझाने की संपूर्ण तरीके से कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और अपन मिलकर के इस आपके मास्टर भर्ती को हम निकाल देंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। जय हिंद, जय भारत। आज 15 अगस्त है, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।